युद्ध के 1 साल पर स्पेशल क्लास। आपको बताऊंगा कि इस युद्ध से रूस और यूक्रेन को क्या मिला, कैसे युद्ध की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया है, और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए वो कैसे सही साबित हुए, आज उसके बारे में भी बताऊं। आज से ठीक 1 साल पहले रूस ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। उस समय रूस का दावा था कि उनका मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, ना कि यूक्रेन पर कब्जा करना। लेकिन देखते ही देखते रूस का मिलिट्री ऑपरेशन फुल फ्लेजेड युद्ध में बदल गया। ना ही अपने दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन को झुका पाया, और ना ही यूक्रेन तमाम मदद के बाद भी रूस का कुछ बिगाड़ पाया। कभी इधर बम फट रहा है, कभी उधर बम फट रहा है, लोग मर रहे हैं, यही तस्वीरें बार बार आती। लेकिन इस 1 साल में पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। भारत समेत कुछ देशों ने युद्ध खत्म करके बातचीत से मामला सुलझाने की वकालत की, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया। पर आज की स्थिति क्या है? युद्ध अभी भी चल रहा है। कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ी हुई है, फूड क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रभावित हो गई है, दुनिया तबाह हो गई। 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, झेल पूरी दुनिया रही है, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा। पाठशाला में लगातार मैं आपको बताता रहा हूं कि यह युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा, सिर्फ रूस नहीं लड़ रहा, बल्कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश भी है जो उससे युद्ध लड़वा रहे हैं। आज अमेरिका और इन देशों की असली मंशा क्या है, आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आज क्या हुआ जब 1 साल युद्ध का पूरा हुआ, और उससे 1 दिन पहले क्या हुआ, आपको वो भी बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले, यानी 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में फिर से रूस के खिलाफ वोटिंग की गई और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन से निकल जाए। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोट किया, 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने भी इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध को बातचीत से खत्म करने का कोई उल्लेख नहीं था। युद्ध रोकने के लिए राजनीतिक प्रयास तेज करने की बात की गई थी। कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में से कोई शामिल नहीं हो, वो विश्वसनीय और सार्थक समाधान कैसे दे सकती है? इसी वजह से भारत वोटिंग से दूर रहा। 1 साल के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन में क्या हासिल किया, वो भी आपको मैप के जरिए बताता हूं। पहले जरा यहां मैप डालिए कि 1 साल में क्या हासिल हुआ रूस को। पहले आपको युद्ध शुरू होने से पहले, यानी फरवरी 2022 का मैप दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे, यहां यूक्रेन है, ये कीव है, इधर रूस है, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं रूस के कंट्रोल वाला, क्रीमिया, और ये डोनेस्क। 2014 से पहले से यहां पर इनका कब्जा था। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेस्क में रूस समर्थित लोगों के कब्जे का दावा किया जाता कि भाई इस लुहांस्क में और डोनेस्क में यहां पर रूस के समर्थन वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो एक तरीके से रूस के कंट्रोल में, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यहां रशियन आबादी मेजॉरिटी में। हालांकि रूस का दावा था कि यहां पर रशियन लोगों पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा है। इसी बात पर रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। साल 2022 खत्म होते होते यह मैप कैसे चेंज हुआ, जरा इसको देखिए। इसमें जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं ये रूस के कंट्रोल का है, और इसमें जो आप बैंगनी हिस्सा देख रहे हैं ये यूक्रेन के कब्जे का है। तो क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क तो रूस के पास था ही, मारियुपोल भी, ज़पोरिज़िया और खेरसॉन अभी भी यूक्रेन के पास है, और खार्किव जो है वो यूक्रेन के पास है। दिसंबर तक खेरसॉन, मारियुपोल, ज़पोरिज़िया पर रूस का कंट्रोल था। खार्किव और खेरसॉन के कुछ इलाकों को यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अब आपको मौजूदा हालात दिखाता हूं कि फिलहाल कहां किसका कब्जा है और किन इलाकों में भयंकर युद्ध चल रहा है। इस मैप में जो आप लाल रंग का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये लाल रंग का हिस्सा वो है जहां रूस का कब्जा है। जो पीले रंग का आप इलाका देख रहे हैं, ये हिस्सा खेरसॉन वगैरह का, ये रूसी सेना यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में यूक्रेन ने इन इलाकों से रशियन फौज को वापस कर दिया।
बखमुत और मेलितोपोल जहां धमाके का निशान बना हुआ है, ये जरा दिखाइए, यहां पर ये धमाके का निशान आप देख रहे हैं, बखमुत और मेलितोपोल, ये दो इलाके जहां पर बॉम्ब का साइन बना हुआ है। इस समय यहां जोरदार युद्ध चल रहा है। क्रीमिया और लुहांस्क डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा पहले से। तो ये मैप के जरिए अगर आपको समझ में आया कि बहुत ज्यादा परिस्थिति जमीनी तौर पर बदली नहीं है। इस युद्ध से अब तक यूक्रेन ने क्या क्या गंवा दिया, पहले उसको बताता हूं, फिर रूस की बात करता हूं। रूस ने यूक्रेन के 11% नए इलाके पर कब्जा कर लिया और युद्ध से पहले यूक्रेन के 7% इलाके पर रूस का कब्जा था। तो टोटल 18% इलाका यूक्रेन का रूस के पास चला गया। इसमें क्रीमिया और डॉनबॉस था जो पहले से था। यूक्रेन में 31% लोग बेघर हो चुके हैं, उनके पास घर नहीं है, 31%। यूक्रेन की जीडीपी को 35% का नुकसान हो चुका है, 35% डाउन है। यूक्रेन का 40% इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो तबाह हो चुका है या फिर उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हुआ, युद्ध लड़ने वाले दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। दावा किया जाता है कि इस जंग में रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1,30,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। रूस के लिए कहा जाता है कि 25 नागरिकों की जान गई। यूक्रेन के 8,000 नागरिकों के जान जाने का दावा किया जाता है। रूस के 9,224 सैन्य वाहन और उपकरण तबाह हो चुके हैं। इनमें 4,914 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि 148 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 युद्धपोत शामिल हैं। यूक्रेन के लिए कहा जाता है कि उसके 2,887 सैन्य वाहन और उपकरण जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें 1,485 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि 86 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 25 युद्धपोत शामिल है। मतलब दोनों तरफ तबाही हुई। लेकिन ना ये भाई समझने को तैयार है, इसको पीछे से पंप करता है अमेरिका, यूरोप, ये भाई लड़े जा रहा है, उधार ले लेके लड़ रहा है यूक्रेन, और रूस तो लड़ ही रहा है और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इन दोनों देशों की जनता ही भुगत रही। लाखों लोग बेघर हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन की 4,40,00,000 की आबादी में से 1,34,00,000 लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। इनमें से 80 लाख लोगों ने अलग अलग देशों में शरण ले रखी है, और ये भाई ज़ेलेंस्की समझने को तैयार नहीं। यूक्रेन के लगभग 28 लाख लोगों ने रूस में शरण ली हुई है। अब आप सोचिए, जिस रूस से युद्ध चल रहा है उसी रूस में 28 लाख यूक्रेनी जो हैं वो शरण लिए हुए। इसके अलावा पोलैंड में 15 लाख, जर्मनी में 11 लाख, चेक रिपब्लिक में 5 लाख लोगों ने शरण ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन से ही लोग भागे, रूस से भी लाखों लोगों ने देश छोड़ा। युद्ध के बाद राजनीतिक और आर्थिक कारणों से रूस के 8 लाख लोगों ने भी देश छोड़ दिया है। युद्ध से यूक्रेन और रूस को आर्थिक तौर पर कितना कितना नुकसान हुआ, इसका कैलकुलेशन भी किया जा रहा है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक यूक्रेन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया भाई, सड़क, बिजली के इक्विपमेंट, सारी चीजें बर्बाद। यूक्रेन के एग्रीकल्चर सेक्टर को 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भाई खेत में बम गिर रहा है तो खेत क्या ही बचेगा। यूरोपीय यूनियन और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का तो खर्च आएगा। 30 लाख करोड़ तो अभी युद्ध रुके तब इसको बनाने में जाएगा, और ये भाई अभी भी समझने को तैयार नहीं है। इसके कंधे पर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ रख दे उतने में खुश हो जाता है। युद्ध से रूस की इकोनॉमी में 5.6% की गिरावट आई है। रूस को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रूस के तेल व्यापार को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। रूस में 1,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। यूरोप की लगभग 1200 कंपनियों ने रूस में काम बंद कर दिया। प्रतिबंधों की वजह से रूस का निर्यात करीब 9% गिर गया है, जबकि रूस का आयात इंपोर्ट 5%, 5.5% बढ़ गया। युद्ध में अब तक अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बाद भी अगर यूक्रेन युद्ध जारी रखे हुए है तो इसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद है, जो यूक्रेन की बर्बादी की कीमत पर अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये खुद देश बर्बाद हो रहे हैं,
लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि युद्ध चलता रहे। आप देखिए किस देश ने क्या मदद दी यूक्रेन को। सो कॉल्ड मदद क्या है? ये तो लड़ने के लिए बस दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने कितना दिया है? $46 बिलियन की मदद दी है, यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए की मदद दी। इतनी मदद भाई, तुम जो है 3,80,000 करोड़ रुपए किसी को लड़ने के लिए दे रहे हो, उसका युद्ध रुकवाओ, अपने देश में लगाओ। तुम वहां अपने यहां जो है वो रेट बढ़ाते हो और दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर जाते हैं। तुम्हारे यहां अमेरिका में लोगों की नौकरी जा रही है और तुम दूसरे देश को पैसा दे रहे हो कि तुम लड़ो लड़ो लड़ो। क्या आदमी हो यार तुम लोग। ब्रिटेन, यहां 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इन्होंने $4.9 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ दे रखा है। CR करोड़। जर्मनी, इन्होंने 2.4 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ दे रखा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग। कनाडा जो है उसने $1.3 बिलियन दिया है, यानी करीब 10,000 करोड़। 10,000 CR। ये लोग पैसा फूक रहे हैं कि यूक्रेन लड़ता रहे। और वो आदमी ज़ेलेंस्की, वो भी यहां से बिना कुछ सोचे कि आज लड़ रहा हूं, मान लीजिए युद्ध रुक भी गया, मेरा देश कैसे चलेगा, मैं कैसे चलाऊं, फिर वो भी भाई भीख मांगेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा वो। लेकिन तुम लड़ रहे हो और यहां दुनिया की हालत खराब हो रही है। इन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। समझ तो खैर सब आ रहा है, लेकिन उनको अपनी अपनी कुर्सी दिख रही है। 1 साल से जंग हो रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप युद्ध रोकने की बजाय यूक्रेन को भड़का रहे हैं। दुनिया कीमत चुका रही है। युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी को 13 लाख अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2023 में ग्लोबल प्रोडक्शन को लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 83 लाख करोड़। नहीं, लड़ते रहो। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2023 में ग्लोबल जीडीपी 1.8% और धीमी हो सकती है। युद्ध के बाद 90 देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। 90 देश। लेकिन लड़े जाओ लड़े जाओ लड़े जाओ। यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका और यूरोप भड़का रहे हैं, उसके बारे में अब यूरोपीय संसद में खुलकर बोला भी जाने लगा है। ये वो सांसद हैं जो समझ रहे हैं कि मदद के नाम पर यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट की सांसद हैं क्लारे डेली, जो आयरलैंड से आती। 16 फरवरी 2023 को यूरोपियन संसद में खड़े होकर क्लेयर डेली ने जो कहा, वो अमेरिका और यूरोप के नेताओं को सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा। 1 year on, as the war in Ukraine continues, when voices everywhere should be calling for a ceasefire and peace, this resolution is driving us in the opposite direction, so I proudly voted against it. It peddles the latest lie that this is not now about defending Ukraine, it's about Ukraine must win. What does that even mean? Last April, there was a deal on the table which would have seen Russia withdraw in return for Ukrainian non-NATO membership, but Ukraine's Western friends, killer clown Boris Johnson and NATO rocked into town and told them to keep fighting. The result? 6 cities devastated, 4 provinces illegally annexed, 108 billion euros in aid, which the people of Ukraine are going to have to pay back over decades, global food and energy crisis. Is this winning? Ordinary people don't win in wars. They're cannon fodder in the games of others. And ye can shout glory in here all you like, but there's no glory in the grave, and only graves come out of this folly. It's time for people and the silent majority all over Europe to take to the streets this weekend and demand peace and an end to the war. गजब बोली, धुआं धुआं कर दिया है। और सही बात बोल रहे हैं। यही बात हम आपको बोलते थे कि ये वेयर तैयार हो रहा है। और इसी सर्वे के मुताबिक चीन के 40% लोगों का मानना है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहा है जिससे पश्चिमी देशों का वर्चस्व बना रहे। तुर्की के 27%, रूस के 46% और भारत के 23% लोगों की भी यही राय।
यानी साफ है कि अमेरिका और यूरोप को लेकर दुनिया के बाकी देशों की राय भी बदल रही है। और यह बात भारत ने सबसे पहले उठाई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, जबकि दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। यही वजह है कि भारत ने युद्ध के 1 साल के दौरान रूस का खुलकर विरोध कभी नहीं किया। अमेरिका और यूरोप के हर दबाव का सामना किया, लेकिन अपनी स्वतंत्र नीति से कोई समझौता नहीं किया इंडिया ने। जरूरत पड़ने पर भारत ने रूस को समझाया भी। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान दुनिया के सामने पुतिन से कहा कि युद्ध का समय नहीं, और पुतिन समझने को भी तैयार है, लेकिन वो ज़ेलेंस्की समझे तब तो। भारत ने युद्ध के दौरान अभी तक अपनी डिप्लोमेसी से बैलेंस बनाकर रखा है, लेकिन ये युद्ध ने यह भी बता दिया कि पीएम मोदी की फ्यूचर को लेकर जो सोच है वो कैसे सही साबित हो रही, और इसके 4 सबूत देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा फोकस जो डिफेंस को लगातार अपने सैनिकों को, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। चौथा फैसला, यूनिफाइड कमांड कंट्रोल होना जरूरी होता है। युद्ध के दौरान कमांड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा सेटअप हो जिससे एक जगह से कमांड मिले, और इसीलिए यूनिफाइड कमांड नरेंद्र मोदी ने आकर बनाया। ज्वाइंट थिएटर कमांड जल्दी ही ऑपरेशनल है, और इसके तहत युद्ध की स्थिति में एक ही कमांड सेंटर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कमांड किया जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध को भड़का रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं, उनके देशों पर भी असर पड़ रहा है। ब्रिटेन की एक तस्वीर देख लीजिए। यह उस ब्रिटेन की तस्वीर है जिसने कभी दुनिया के देशों पर राज किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्थिर नहीं होता, इतने जगह इसका राज था। इधर डूबेगा तो वहां उग जाएगा, वहां डूबेगा तो वहां उग जाएगा। उसी ब्रिटेन में आज लोगों के पास खाने के लिए फल और टमाटर नहीं है। ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, अज़दा, एलडी और टेस्को ने फल और सब्जियां लेने पर लिमिट तय कर दी कि कितना टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च लीजिएगा, ब्रोकली लीजिएगा, यह सब तय हो गया है। यानी किसी शख्स को अगर टमाटर खरीदना है तो वो 2 से 3 टमाटर ही खरीद सकता है, ना कि 1 किलो या 2 किलो। यह हालत है ब्रिटेन की। सोचिए हम इंडिया में कितने बेहतर हालत में। यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रिटेन में सब्जियों के लिए बने ग्रीन हाउस का बिजली बिल बहुत ज्यादा आने लगा। इसकी वजह से ब्रिटेन में सब्जियों और फलों का उत्पादन कम हो गया है। कई ब्रिटिश किसानों ने ग्रीन हाउस बंद कर दिए हैं क्योंकि वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। ब्रिटेन में पहले से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ी हुई है, यानी लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने खर्चों में कटौती करें, जीवन शैली बदलें। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी मंदी की हालत में, और अब फलों और सब्जियों तक की कमी हो गई। लेकिन इस 1 साल में अभी भी ना ब्रिटेन, अमेरिका ये पीछे हटने को तैयार है, वो पंप किए जा रहे हैं, और ना वो ज़ेलेंस्की समझने को तैयार है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से मिला एक बड़ा सबक यह भी है कि दुनिया आपको चने के झाड़ पर चढ़ाकर युद्ध लड़वा सकती है, लेकिन युद्ध जीतना हो तो अपने बूते ही जीतना पड़ता है।